सबसे पहले मैं तमाम पार्टिसिपेंट को और बैच 60 में वेलकम करता हूँ। हमारी ये जो ट्रेनिंग, इसका जो टाइटल है, डाटा एनालिसिस इन आर। डाटा एनालिसिस इन आर, जो कि 15 डेज की 15 डेज की ट्रेनिंग है। इसमें हम आर को चलाना सीखेंगे और डाटा एनालिसिस करना सीखेंगे। इसकी कंटेंट लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जो ऑलरेडी ग्रुप में मौजूद है, आप लोगों के पास पर्सनल मैसेज में मौजूद है। कौन कौन से कंटेंट हम रिपीट करेंगे, हम उस पर वर्क करेंगे। तो आज की क्लास, जो हमारी डेमो क्लास है, मैं यहाँ पे पहले आपको डेमो क्लास के हवाले से जो है वो ब्रीफ कर दूं कि आज की डेमो क्लास में हम क्या चीज़ें सीखेंगे और प्रैक्टिकली हम क्या परफॉर्म करेंगे। ये काइंडली आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब हम मल्टीपल रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो इंटरनेट की इश्यूज़ की वजह से ना जो है वो आवाज़ में डिस्टार्शन पैदा होगा और मे भी डिस्कनेक्ट भी हो बार बार। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। तो जैसे क्लास एंड होगी तो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। आज की जो हमारी क्लास है, इसमें पहले इंट्रोडक्शन होगा ट्रेनिंग का। इंट्रोडक्शन में मैं आपको, जो मेरे प्रीवियस बैचेस हैं, इस वक्त मेरे पास 56 बैच तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी इन प्रोसेस हैं। इसके अलावा मेरे पास पाइथन के 6 बैचेस, 5 बैचेस जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। और 3 बैचेस जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। इसी तरह मेरे पास जीवास के 2 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। और तकरीबन ये इन पूरी ट्रेनिंग्स में 3,000 से ज़्यादा लोग जो हैं ये मेरे पास ट्रेनिंग कर चुके हुए हैं। और तकरीबन मोस्टली मेरे पास जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो चाइना से हैं। लेकिन ये वाला बैच जो है ये स्पेशल मैंने पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट के लिए अनाउंस किया हुआ था। तो इसमें ज़्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। और तकरीबन पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी से ही कोई ना कोई पार्टिसिपेंट मेरे पास प्रीवियस या किसी ना किसी बैच में जो है वो एनरोल्ड रहा है या एनरोल है और कंटिन्यू उस पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा स्टेप जो है, मैं आपको कुछ जो ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट ने की, यानी ये पार्टिसिपेंट जब इन्होंने ज्वाइन किया तो ये आर में और डाटा एनालिसिस में ये ज़ीरो थे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट को डाटा एनालिसिस करना आता है, किसी और टूल में वो करते हैं, कोई एसपीएसएस में करता है, कोई मिनी टैब में करता है, लेकिन आर के हवाले से वो ज़ीरो थे। तो उनकी आउटपुट, या उन्होंने विद इन 15 डेज क्या सीखा, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक दो बैचेस में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बैचेस काफ़ी हैं, एनालिसिस काफ़ी हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको जस्ट एज अ सैम्पल के तौर पे आपको कुछ बैचेस दिखा देता हूँ जो रिसेंटली मेरे कंप्लीट हुए हैं। रिसेंटली मेरे पास से बैच एक चल रहा है, पाइथन 7 का चल रहा है, ठीक है। ये आज की इनकी क्लास की प्रैक्टिस थी। ये बैच 7, ये भी आपकी क्लास से पहले ये इनकी क्लास थी। तकरीबन ये 6 से 7 बजे थी इनकी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक क्लास। तो ये आज के इनकी जो है ना वो क्लास की प्रैक्टिस है। और ये पार्टिसिपेंट ने ये खुद प्लाट क्रिएट किए हैं और शेयर किए हैं। ये इंटरनेट नेशनल पार्टिसिपेंट के साथ मेरा बैच है। यहाँ पे बांग्लादेश से हैं, चाइना से हैं, अफ्रीका से हैं, नाइजीरिया से हैं पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो ये आज की प्रैक्टिस से भी बेसिक स्टेज पे हैं और ये इन्होंने पाइथन के ऊपर प्लाट क्रिएट किए हैं। मैं आपको आर का बैच दिखाना चाह रहा हूँ।
ये 56 बैच, ये इनकी लास्ट क्लासेस चल रही हैं। ये भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट के साथ है। और ये लोकल पार्टिसिपेंट हैं, बैच 57 से हैं, जो कि मोस्टली पाकिस्तान से हैं। ये ये इनका बैच अभी कंटिन्यू है। ये आपकी क्लास के बाद इनकी क्लास है 9 से 10 बजे। तो ये अभी वर्क कर रहे हैं, ये देखें। ड्यूरिंग क्लासेस ये इन्होंने खुद प्लॉट क्रिएट किए हुए हैं, ये विदाउट एनी हेल्प। इनको बेसिक चीज़ें मैंने सिखाई हैं। उसके बाद अब ये खुद तमाम एनालिसिस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इवन कि ये अपने डाटा भी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल क्यूरियर मॉडलिंग है, ये मैडम अलीना ने क्रिएट की है। इसी तरह कोरिलेशन है, टी टेस्ट है। ये सारे प्लॉट्स पार्टिसिपेंट हैं, जस्ट 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग में क्रिएट किए हैं। ओके, यानी ये ग्रुप देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि विद इन 8 to 10 डेज ये पार्टिसिपेंट इस काबिल हो गए हैं कि ये खुद से जो इनके माइंड में प्लाट का नेम आ रहा है, या जो ये प्लाट किसी आर्टिकल में देखते हैं, किसी बुक में देखते हैं, किसी वेबसाइट पे देखते हैं, वो आर को यूज़ करते हुए ये प्लाट आसानी के साथ क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपको मैंने आपको दिखा दिया जो आउटपुट थी मेरी, वो भी मैंने आपको दिखाया कि पार्टिसिपेंट जो है वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ट्रेनिंग चल किस तरह रही है, यानी आप इस ट्रेनिंग में किस तरह सीखेंगे। तो बेसिकली आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हर लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी होती है और अपनी ग्रामर होती है। तो मैंने आपको सिर्फ ये आर की वोकेबलरी सिखानी है, और इस पे ये कैसे वर्क करती है और इसकी ग्रामर सिखानी है। फिर आपने खुद ही यहाँ पे राइट करना है। जो है आर प्रोग्रामिंग आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर देगी। तो ट्रेनिंग्स में सबसे पहले बेसिक में मैं आपको स्क्रिप्ट रीड करना सिखाऊंगा, राइट करना सिखाऊंगा, एडिट करना सिखाऊंगा, और कोड को जनरेट करना सिखाऊंगा। कोड जनरेट करना, ये 4 स्किल जब आप सीख जाएंगे, उसके बाद आपसे कोई भी एनालिसिस कहा जाए तो आपने कहना है सिर्फ मुझे डाटा प्रोवाइड करें और एनालिसिस का नाम बता दें। ये एनालिसिस मैं खुद कर सकता हूँ। यानी इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि जिस तरह आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, तो सबसे पहले आप छोटे से ग्राउंड में सीखते हैं। आप गाड़ी के तमाम जो टेक्निक्स हैं वो एक छोटे से ग्राउंड के अंदर सीख लेते हैं। आप सीख जाते हैं कि किस तरह ब्रेक लगानी है, किस तरह गियर लगाना है, कहाँ से टर्न करना है, कहाँ पे स्पीड स्लो करनी है, कहाँ पे ज़्यादा करनी है, कहाँ पे एक गियर लगाना है, कहाँ पे 2 गियर लगाना है। ये आप छोटे से ग्राउंड के अंदर ये इस प्रैक्टिस को सीख जाते हैं। लेकिन जब इस प्रैक्टिस के अंदर आप गाड़ी को चलाना सीख जाते हैं, तो उसके बाद डिफरेंट रूट्स हैं। मसलन यहाँ पे एक रूट ये है, ठीक है, एक रूट ये है, एक ये है, यानी डिफरेंट रूट्स हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये जो डिफरेंट रूट्स हैं ना, ये डिफरेंट सब्जेक्ट हैं।
किसी का सब्जेक्ट बायोलॉजी है, किसी का सब्जेक्ट मैथ है, किसी का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग है, किसी का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, किसी का सब्जेक्ट मेडिसिन है। तो तमाम सब्जेक्ट के लोग जहाँ पे तकरीबन इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले जो मेरी ट्रेनिंग्स हुई उनमें भी तमाम सब्जेक्ट्स के लोग मौजूद होते हैं, और एक ही ट्रेनिंग होती है उनकी, और वो सक्सेसफुली तमाम चीज़ें डन कर लेते हैं। अब जब आपको ये गाड़ी चलाना आ गई है ना, तो आपसे कहा जाए कि आप इस रूट पे सफ़र करें, तो इस रूट पे सफ़र करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना आती है। तो आप यहाँ तक मंजिल तक पहुँच सकते हैं। हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत किसी से पूछना पड़ेगा कि मैंने इस स्टेप पे जाना है। यानी आपने लाहौर से इस्लामाबाद आना है और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपको एक दो दफ़ा पूछना पड़ेगा किसी से, या मे भी साइन बोर्ड आप यूज़ कर लें, वहाँ पे रीड कर लें, थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा आएंगे, तीसरी दफ़ा आएंगे, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसी तरह ये रूट फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का है। फर्स्ट टाइम आप इस रूट पे चलेंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प या असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह आप जब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो आपने पहले इस गाड़ी को एक ग्राउंड के अंदर चलाना सीखना है, जिसमें आर की रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और कोड को जनरेट करना आता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक काशिफ साहब का मैसेज आया कि स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे डिफरेंट सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से क्वेश्चन आता है कि क्या हम। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से। होपफुली अब आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। एक्चुअली वो माइक मैंने 1 मिनट के लिए म्यूट किया था। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से क्वेश्चन आता है कि सर मेरा सब्जेक्ट जो है वो बॉटनी है, मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, मेरा सब्जेक्ट जो है वो जियोग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है। तो क्या मैं ये ट्रेनिंग कर सकता हूँ? क्या ये ट्रेनिंग इक्वली मेरे लिए बेनिफिट है? तो इसका आंसर है यस। आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी से है, लेकिन आपका ताल्लुक रिसर्च के साथ होना चाहिए। आपका ताल्लुक डेटा कलेक्शन के साथ होना चाहिए। अगर आपको डेटा कलेक्शन, आपके पास डेटा मौजूद है और आपको रिसर्च का आइडिया है, तो आप किसी भी किस्म का डेटा एनालिसिस आर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हर फील्ड ऑफ स्टडी के लिए आर जो है वो यूज़ होता है। तो इसमें मैंने आपको 4 चीज़ें सिखानी है, उसके बाद हम जो है वो हर फील्ड, यानी ये सिंपल मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस छोटे से ग्राउंड के अंदर हमने आर को चलाना सीखना है। एक सैंपल फाइल मैं आपको दूंगा, उस फाइल के ऊपर हम आर को चलाना सीखेंगे। जब आपको ये आर की गाड़ी ड्राइव करना आ जाएगी, फिर उसके बाद हम डिफरेंट रूट्स पे चलेंगे। फिर हम इकोनॉमिक्स के रूट पे भी जाएंगे, बायोलॉजी के रूट पे भी जाएंगे, बिजनेस के रूट पे भी जाएंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे, हम तमाम पार्टिसिपेंट के रूट पे जाएंगे और उनकी फील्ड के जाके एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद जब आपकी 7 से 8 क्लासेस हो जाएंगी, फिर मैं आपको अलो कर दूंगा कि अब आप अपने डाटा सेट के ऊपर वर्क करें। जो डाटा सेट आपके पास अवेलेबल है, अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो आपके पास रिसर्च का डाटा होगा। तो आप अपने डाटा के ऊपर एनालिसिस शुरू करें, और फिर जो आपके अपने डाटा पे एनालिसिस जब आप करेंगे, तो आपको बहुत सारी मुश्किलात भी आएंगी डाटा अरेंजमेंट के हवाले से। एनालिसिस कौन सा लगाना है, ये हमें कैसा पता चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। फिर वो सारे क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे
कि अगर इस पर्सन के पास ये वाला डाटा है तो इस पे उसने कौन से एनालिसिस लगाने हैं। अगर उसने अनोवा लगाना है तो उसने अपनी फाइल कैसे अरेंज करनी है। उसने रिग्रेशन अप्लाई करना है तो उसने अपनी फाइल कैसे अरेंज करनी है। ये सारी चीज़ें हम ज़ीरो से लेके इसको एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो किस तरह चलेगी। उसके बाद आपकी लाइव क्लास होगी। क्लास के बाद आपको सेकेंड डे फर्स्ट टाइम, यानी फॉर एग्जांपल आज आपकी क्लास हो रही है तो कल सुबह आपको 8-9 बजे तक जो है इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। हर वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे ये आपके लिए ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं जो कुछ अदर कंट्रीज से भी होते हैं जिनको टाइम का इशू होता है, टाइम डिफरेंस होता है। तो वो क्या करते हैं कि कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, वो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते। जब उनको टाइम मिलता है तो वो लाइव क्लास अटेंड कर लेते हैं। अदरवाइज जब मॉर्निंग में उसकी रिकॉर्डिंग शेयर होती है वो रिकॉर्डिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद मैंने ये अलो किया होता है कि जो मेरे पास रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट होते हैं जब वो रिकॉर्डिंग देखें और रिकॉर्डिंग के दौरान वो प्रैक्टिस भी करेंगे, जाहिर है। तो उनको जो इश्यूज आते हैं, अगर एक स्टेप की समझ नहीं आ रही तो आप फ़ौरन उसी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं कि सर ये इशू आ रहा है, और उस इशू का आप स्क्रीनशॉट भी मुझे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि अगर आप 3 से 4 क्लासेस आपकी मिस हो जाती हैं, आप नहीं अटेंड कर पा रहे किसी वजह से, तो मैं आपको नए बैच में ऐड कर देता हूँ। यानी मेरे पास हर वीक, अभी लास्ट वीक मेरे 2 बैचेस स्टार्ट हुए हैं, बैच नंबर 59 और 58। इस वीक जो है ये मेरा एक बैच स्टार्ट हुआ है 60। इस नेक्स्ट वीक दोबारा मेरा 61 स्टार्ट हो रहा है। तो मैं किसी ना किसी बैच में उस पार्टिसिपेंट को एडजस्ट कर देता हूँ इसी फ़ी में। इसके बाद ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये मेरी गारंटी होती है कि आप ये जो मैंने लिस्ट शेयर की है ना, ये लिस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इस पे सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे कि ताकि हमारे जो है ना वो आर के ऊपर कमांड इंक्रीज हो। लेकिन जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो ये मेरी गारंटी होगी कि आप मोर देन 100 एनालिसिस अपनी फील्ड के आप जो है वो खुद करने के काबिल होंगे। जैसे जहाँ तक जो है वो हमारा ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन था, यानी ट्रेनिंग्स में कैसे चल रही हैं, इसमें क्या क्या हो रहा है, और अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें मैंने अब आपको कवर कर दी। अब मैं चाहूँगा पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना, अगर यहाँ पे वो अवेलेबल हैं। मिस कंदील, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। मिस कंदील, अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं क्लास में तो काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। आई थिंक क्लास में नहीं है वो। ओके, वो मेरे पास प्रीवियस पार्टिसिपेंट हैं, तो उनको मैंने इनवाइट किया हुआ था ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें आपके साथ कि उनकी क्लासेस किस तरह चली बैच 57 से। जी मिस सहर, जो एनालिसिस आपके माइंड में आता है ना कि ये मैं आर पे कर सकती हूँ, वो इस ट्रेनिंग के बाद आप इस आर पे कर सकते हैं। सवाए एक इकोलॉजिकल मॉडलिंग, वो इकोलॉजी में आता है इकोलॉजिकल मॉडलिंग, और दूसरा जिनोमिक्स, क्योंकि उसमें फाइल टाइप डिफरेंट होती हैं तो उसके लिए अलग से कोर्स है, वो आप इस कोर्स में नहीं सीखेंगे। बाकी जितने भी एनालिसिस हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इजीली डन कर लेंगे। अभी मैं आपको अलाउ करूँगा लास्ट में 20 मिनट, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकें। अच्छा, अभी हम चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी, क्योंकि मेरे पास अभी तकरीबन इस बैच में 22 पार्टिसिपेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और उन्होंने भी क्लास ज्वाइन की हुई है, तो कल भी होपफुली वो क्लास ज्वाइन करेंगे। तो आपके लिए सुजेशन ये है कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करें तो ट्राई करें मोबाइल से भी कनेक्ट करें और लैपटॉप से भी। लैपटॉप लाजमी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे
तो उस दौरान आपको इश्यूज भी आएंगे। क्योंकि जब हम क्लास हमारी चल रही होगी तो इसमें हम ट्रेनिंग करेंगे, लेक्चर सिस्टम नहीं होगा। यानी मैं आपको स्टेप परफॉर्म करवाऊंगा, आप सब लोग वो स्टेप परफॉर्म करेंगे। जब तमाम पार्टिसिपेंट डन कर देंगे तब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यस मैडम, आप आफ्टर दिस ट्रेनिंग आप मेटा एनालिसिस भी रिजॉल्व कर लेंगे। यानी इसमें ऐसा होगा कि लाइव ट्रेनिंग है, लेक्चर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप स्लाइड देख रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक स्टेप करवाऊंगा, आपने वो स्टेप परफॉर्म करना है, तमाम पार्टिसिपेंट ने ओके करना है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको भी जो है वो आर और आर स्टूडियो को इंस्टॉल करके बताऊंगा कि हमारी ट्रेनिंग इस तरह चलती है। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल क्रोम ओपन कर लें। अभी हम दो टूल इंस्टॉल करने लगे हैं जिन पे हमने वर्क करना है, एक आर और दूसरा आर स्टूडियो। आर और आर स्टूडियो इंस्टॉलेशन से पहले मैं जस्ट इनकी थोड़ी सी तारीफ बता दूं और इसकी इम्पोर्टेंस बता दूं कि आर को हम क्यों प्रीफर कर रहे हैं। जिस बंदे से पूछें, कहता जी मैं आर सीख रहा हूँ, आर पे वर्क कर रहा हूँ, आप आर्टिकल देखें वहाँ पे भी लोगों ने आर यूज़ किया हुआ है। जितने भी एडवांस आर्टिकल्स आ रहे हैं या हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाले आर्टिकल्स आ रहे हैं तो उन्होंने आर यूज़ किया हुआ है या पाइथन यूज़ किया हुआ है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आर है क्या? आर एक्चुअली एक कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस मीन कि हम इसको प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको जो है वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए भी, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और डाटा एनालिसिस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ करना है। हमने इसको डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ करना है। तो हम इसको डाटा एनालिसिस के हवाले से ही पढ़ेंगे। अब आर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू दूसरे टूल्स? एक तो ये है कि ये आर इस वक्त ट्रेंड में है। अगर आप किसी अच्छी कंट्रीज़ में पीआईडी के लिए या पोस्ट आर के लिए अप्लाई करें, या उनका आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म देखें या उनकी एडवर्टाइजमेंट देखें, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे मेंशन किया होता है कि प्रीफरेंस विल बी गिवन टू दोज पार्टिसिपेंट जिनको आर या पाइथन आता है। ये वाज़े उन्होंने नोट लिखा होता है। स्पेशली जब आप चाइना अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी ये लोग डिमांड करते हैं कि आपको पाइथन या आर आना चाहिए। ये चले एक अलग है, लेकिन इसके अलावा जो उसके बेनिफिट्स हैं वो उसकी तरफ आते हैं। आर फ्री है, टोटली फ्रीली अवेलेबल है। यानी आर का आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे और ये फ्री है। आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता आर को डाउनलोड करने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए। जबकि इसके जो अल्टरनेटिव जितने भी टूल्स हैं वो सारे पेड हैं। जैसे SPSS है, मिनी टैब है, एक्सेल स्टैट है। वो आपको ट्रायल वर्जन देता है 15 दिन का, 20 दिन का, लेकिन जब वो आपको एनालिसिस करके देता है साथ अपना मोनोग्राम भी दे देता है आपको। तो इसके अल्टरनेट लोग क्या करते हैं कि उसका क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। तो क्रैक वर्जन जो है ये क्या होता है? क्रैक वर्जन एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग को चेंज करके उसको धोखा दे के उसमें रॉन्ग कोड के साथ उसको रजिस्टर कर दिया जाता है, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन उसके बैकअप पे कोडिंग चेंज होती है। जिस जो आपको चांस है कि जब आपको डाटा एनालिसिस करके दे तो मे भी उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो। और जब आप आर्टिकल में लिखते हैं कि ये मैंने एनालिसिस SPSS का ये वर्जन यूज़ किया है, तो आप वहाँ पे ये वर्ड कभी भी नहीं यूज़ करते कि मैंने क्रैक वर्जन यूज़ किया है। और अगर आप वहाँ पे गलती से भी आर्टिकल में ये लिख दें कि मैंने ये जो एनालिसिस किए हैं ये क्रैक वर्जन से किए हैं, तो वो फ़ौरन आपका आर्टिकल रिजेक्ट कर दें। वो कहेंगे इसने तो फ्रॉड किया हुआ है, इसने तो धोखा किया हुआ है इस स्टेप पे। तो वो आपका आर्टिकल फ़ौरन जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्रैक वर्जन से यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम लोग ये मेंशन नहीं करते कि हमने क्रैक वर्जन से यूज़ किया हुआ है। तो उनकी फ़ी होती है 1-1 लाख 2-2 लाख के वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो
ये जो आर है ना, ये भी बहुत महंगा है इफ, लेकिन इसको बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी एनजीओज फंड कर रही हैं, इसलिए ये ओपन सोर्स है। जिस तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स ओपन सोर्स हैं, इसी तरह ये भी जो है ये ओपन सोर्स है। कोई भी पार्टिसिपेंट इसको रिसर्च पर्पस के लिए फ्रीली यूज कर सकता है। नंबर 2, एक तो इसका ट्रेंड है। नंबर 3, जब आप थीसिस लिख रहे हैं, कैमफिल पीएचडी या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ते हैं। मसलन इनिशियल स्टेज पे आपको, फॉर एग्जांपल, आपके पास बेसिक स्टैटिस्टिक आती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, टी टेस्ट, अनोवा या रिग्रेशन वगैरह आप अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एसपीएसएस, मिनीटैब यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं स्टडी एरिया मैप क्रिएट करना पड़ गया, आपने कहीं नक्शा बनाना पड़ गया किसी एरिया का, तो उसके लिए आप जीआईएस का टूल यूज़ करते हैं। और अगर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एनालिसिस करने हैं या कोई मॉडलिंग करनी है, कोई मॉडल बनाना है, तो उसके लिए आपको स्पेशल मॉडल के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ते हैं। लेकिन आर आपको ये स्पेस प्रोवाइड करता है कि आप हर तरह के एनालिसिस, जो एनालिसिस आपके माइंड में आ सकता है ना, या जो एनालिसिस आपको गूगल से मिल सकता है, जितने भी एनालिसिस हैं, तमाम एनालिसिस आप आर पे परफॉर्म कर सकते हैं एक ही टूल सीख के। आपको 10-12 सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर से किया, दूसरा एनालिसिस सॉफ्टवेयर से किया। आर आपको तमाम एनालिसिस के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। और आर के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ करके डिफरेंट जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक और रीज़न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर की। ये बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू दूसरे टूल। लोग इसे मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप जस्ट 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करें, आप समझेंगे कि ये आर से आसान सॉफ्टवेयर कोई है ही नहीं। इसमें आप एआई टूल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आर के अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी इस वक्त टर्म यूज़ हो रही है, मशीन लर्निंग। अगर आप मशीन लर्निंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हाई एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, तो आपको पाइथन या आर आनी चाहिए। इस वक्त मशीन लर्निंग के जो मैक्सिमम टास्क हो रहे हैं डाटा एनालिसिस के हवाले से, वो आर पे हो रहे हैं या पाइथन पे हो रहे हैं। तो आपको मशीन लर्निंग के लिए आर और पाइथन भी सीखनी पड़ती है। अब हम चलते हैं, होपफुली आपको आर का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आर क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं आर को इंस्टॉलेशन की तरफ, कि आर को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। आर को डाउनलोड कैसे करना है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। आर को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने गूगल ओपन कर लेना है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल ओपन करें। अब आप लोगों ने ये स्टेप मेरे साथ परफॉर्म करना है। आपको मैं लास्ट पे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों का माइक ओपन करूंगा। जो आपके क्वेश्चंस हुए काइंडली आप उस स्टेप पे पूछ लीजिएगा। मैं आपको लो करता हूँ थोड़ी देर तक, पहले हम ये इंस्टॉलेशन वाला काम कंप्लीट कर लें। गूगल क्रोम ओपन करें। अगर कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है या कोई और ब्राउज़र है तो वो आप ओपन कर लें। और यहाँ पे आपने टाइप करना है आर क्रैन। ये आर क्रैन आर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आपने सर्च करना है। ये देखें, आपके पास एक वेबसाइट शो होगी, द कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। और नीचे ये शो कर रहा है R4.4.2। ये लेटेस्ट वर्जन है आर का। ये भी देखें, मेरे पास R4.4.1 है। इसका मतलब ये है कि अभी जो मैंने प्रीवियस बैच स्टार्ट किया था लास्ट वीक को, बल्कि ये थर्सडे को मेरा प्रीवियस बैच स्टार्ट हुआ है, तो उनको जब मैंने आर इंस्टॉल करवाया तो तब आर का वर्जन था 4.4.1। तो देखें कितनी तेज़ी के साथ इसमें चेंजिंग आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब हमें लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे है R4.4.2। इस पे आप क्लिक करें।
आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी, मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कॉपी, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसको जो है वो लिंक से भी ओपन कर सकते हैं अगर आपको वेबसाइट नहीं मिल रही। ये आर क्रैन का मैंने लिंक शेयर किया है, डेमो क्लास में भी और रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट के बैच में भी। ये दोनों बैचों में मैंने लिंक जो है वो शेयर कर दिया। आप लोग इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये पेज ओपन होगा इस तरह का। यहाँ तक सब लोग डन कर लें अगर आपके पास ये पेज शो हो रहा है। चैट में काइंडली डन कर लें। मेरे पास ये शो हो रहा है ये पेज। मैं यहाँ पे चैट पे डन टाइप कर देता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैक्सिमम लोगों ने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है आपने इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे ये बटन शो हो रहा है, डाउनलोड R4.4.2। डाउनलोड R4.4.2, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। आप इसको लोकेशन बता दें अपने पीसी में जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसको लोकल डिस्क ई बता देता हूँ और ये सेव का बटन प्रेस करता हूँ। ये देखें, इसका जो है ना एक बेनिफिट ये भी है कि ये जस्ट 1 और 2 मिनट में आपके पास डाउनलोड हो जाता है। अगर आप SPSS को डाउनलोड करने बैठे हैं, मिनी टैब को डाउनलोड करने बैठे हैं, तो वो एक एक घंटा जो है वो आपकी डाउनलोडिंग पे ही लगा देता है और मे भी सारा सारा दिन आप उसको डाउनलोड करते रहें। ये जस्ट आपके 2 या 3 मिनट लेगा, ठीक है। तो जिसके पास ये डाउनलोड हो जाए वो चैट में डाउनलोडेड टाइप कर दें। अ, अगर ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्राउज़र में जो है ना, यहाँ पे देखें डाउनलोड वाले बटन पे वो शो हो गया होगा डाउनलोडिंग के लिए। वो आपकी सेटिंग, आपके ब्राउज़र से सेटिंग करनी पड़ेगी कि डाउनलोड करने से पहले वो आपसे लोकेशन पूछे या बाय डिफ़ॉल्ट वो डाउनलोड वाले जो है फोल्डर में आपको सेव करके दे दे। तो आपकी वो सेटिंग जो है वो ऑफ होगी, वो ब्राउज़र से आपको ऑन करनी पड़ेगी। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे डाउनलोडिंग में शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, अभी वेट करें, अभी इसको आपने इंस्टॉल नहीं करना। मैं सबको इकट्ठा इंस्टॉल करवाता हूँ, वेट कीजिएगा अभी। तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा अगर आपके पास डाउनलोड हो चुका है तो डाउनलोडेड टाइप कर दें। मिस सहर, आपका मैसेज आ रहा है, नो। आपके पास कोई इशू आ रहा है या समझ नहीं आ रही? मिस सहर, मैंने आपका माइक ओपन किया है, काइंडली। पहले भी आपका आंसर आया है नो, और अब भी नो आंसर। आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। हेलो जी मैडम। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा जो है इशू ये आ रहा है कि मैंने उसे डाउनलोड के लिए क्लिक किया है, पर जो पीसी है ना वो स्टक हो गया है उसकी वजह से। हैंग हो गया? हाँ जी, हैंग हो गया पीसी कौन सा आपके पास? है। विंडो 10 है, लेनोवो कोर i5। फिर तो नहीं, इसको हैंग होना चाहिए। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं?
सर लैपटॉप पे मैंने ये जूम मीटिंग नहीं ऑन की। अच्छा, मोबाइल पे की हुई है। हाँ जी, मोबाइल पे की हुई है। ठीक है, आप उसका ना F5 प्रेस करें, रिफ्रेश हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हैंग तो नहीं जी होना सर। चाहिए उसको, ये तो जस्ट कुछ केबी की फाइल है। आई थिंक ये देखें ना, इसका साइज 82 MB है। देखें कितनी छोटी सी फाइल है, इसके साथ तो उसको कुछ भी नहीं होगा। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ये स्टेप डाउनलोड कर लिया है। कुछ लोगों के पास इंटरनेट स्लो है, तो मैं ये नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों के पास ये डाउनलोड हो चुका है वो इसको इंस्टॉल कर लें। और बाकी लोग भी ये स्टेप देख लें, जब तक आपके पास डाउनलोड होता है आप ये स्टेप समझ लें, फिर उसके मुताबिक आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत आसान सा मेथड है। जिस तरह हम आम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट का बटन हमने प्रेस करना होता है, इसी तरह हम यहाँ पे भी नेक्स्ट और नेक्स्ट ही प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है R4.4.2 पे। तो ये आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू अलो दिस ऐप फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। तो इसको आपने कहना है यस। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। लैंग्वेज ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इंग्लिश है, तो आपने इंग्लिश ही रहने देना है। ओके करना है। ओके के बाद ये आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है आर के बारे में, कि आर कब स्टार्ट हुआ, और इसके टूल्स कब कब मार्केट में जो आए या पब्लिश हुए हैं, ये सारी डिटेल आर के बारे में दी हुई है। आप इसको रीड करना चाह रहे हैं तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन करके आप नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दें। अगेन जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है लोकेशन, कि आप कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी में है, तो जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये सी में ही इंस्टॉल होते हैं, तो आपने इसकी लोकेशन चेंज नहीं करनी। आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना। अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। ये देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नेक्स्ट का बटन ही प्रेस करते रहे। और जस्ट ये देखें 2-3 मिनट लगे हैं डाउनलोड होने में, और आई थिंक 1 या 2 मिनट लगा है हमें इंस्टॉलेशन में, यानी 5 मिनट में आपने आर को डाउनलोड भी कर लिया और इसको इंस्टॉल भी कर लिया। जैसे आप इसको ये इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये एक बटन शो होगा, कंप्लीटिंग द आर फॉर विंडो 4.4.2 सेटअप विजिट, और ये कह रहा है जी फिनिश हो चुके हैं। आप इस पर फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपके पास R4.2.2 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, मेरे पास इंस्टॉल हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल टाइप कर देता हूँ। आप लोगों के पास भी अगर इंस्टॉल हो चुके हैं तो आप इसको इंस्टॉल टाइप कर दें। मिस शहर, मैंने ना लिंक शेयर किया हुआ है डाउनलोडिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उस लिंक पे क्लिक करें तो आपके पास जो है वो फाइल डाउनलोडिंग का लिंक ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपने जस्ट डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, आपकी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आर पहले आर की इंस्टॉलेशन डन कर लें, फिर हम आर स्टूडियो की तरफ आते हैं। अच्छा, आप में से मे भी कुछ लोगों के पास ऑलरेडी आर का कोई ओल्डर वर्जन मौजूद हो, तो आप लोगों ने भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। इसकी रीज़न ये है कि आर का जब लेटेस्ट टूल आता है, लेटेस्ट वर्जन आता है, तो उसके ऊपर पुरानी बहुत सारी जो पैकेजेस हैं, जो टूल्स हैं, वो वर्क नहीं करते। उनको लेटेस्ट वर्जन चाहिए होता है, तो वो आपको वार्निंग मैसेज देता है, और इवन कि आपके एनालिसिस को भी वो रोक देता है कि इसके लिए में लेटेस्ट टूल रिक्वायर्ड है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप आर को यूज़ करें तो उसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। और अगर आपके पास 3 है, 4.1 है या 0 है, ये देखिए मेरे पास लेटेस्ट था 4.4.1। ये आई थिंक 3 से 4 दिन का कोई डिस्टेंस पड़ा है। ये देखें, ये लास्ट अपडेट आई है इसकी, यहाँ पे शो हो रहा है मुझे ना, यानी 1 नवंबर को, यानी ये तकरीबन 3 दिन हुए हैं, ठीक है, इस अपडेट को आए हुए।
तो आपने अब मुझे भी ये जो है लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना है। मैंने बल्कि इंस्टॉल कर लिया और इस पे वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरे टूल की तरफ। दूसरा टूल है आर स्टूडियो। आर स्टूडियो के लिए आप दोबारा गूगल क्रोम ओपन करें और यहाँ पे टाइप करें आर स्टूडियो डाउनलोड। जैसे आप आर स्टूडियो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट आएगी पोस्ट के नेम से, फर्स्ट वेबसाइट, POSIT पोस्ट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आर स्टूडियो की। अब आपके जहन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है और हम इन दोनों में से कौन सा टूल यूज़ करेंगे। तो इसका भी आंसर मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। आर स्टूडियो पे क्लिक करें, आपके पास ये वेबसाइट आएगी। मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और ये मैंने रजिस्टर्ड बैच में भी शेयर कर दिया और डेमो में भी। आपने इस पे क्लिक करना है, तो ये डायरेक्ट आपके पास, ये देखें यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट डायरेक्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट को अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपके पास दो टूल शो हो रहे हैं आपको। एक शो हो रहा है इंस्टॉल आर और दूसरा शो हो रहा है इंस्टॉल आर स्टूडियो। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे दोनों टूल अवेलेबल हैं, तो हम दोनों टूल इसी वेबसाइट से इंस्टॉल कर लेते हैं। आर को हमने इंस्टॉल किया है आर क्रैन से और इसको हम पोस्ट वाली वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि ये आर की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे देखें आर का जो वर्जन पड़ा हुआ है ना, ये 3.6.0, ये बहुत ही पुराना वर्जन है। आर 3.6.0, जबकि इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, 4.4.2, जो हमने आज इंस्टॉल किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आएँ तो आर स्टूडियो का हमें लेटेस्ट वर्जन यहाँ से मिलेगा। ये लास्ट अपडेट थी इसकी 23 सितंबर को, ये देखिए, यानी इस डेट को ये अपडेट हुआ था। आपने इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडो। अगर आप लोगों के पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप उससे रिलेटेड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसको अगेन लोकल डिस्क ई बता देता हूँ और सेव का बटन प्रेस कर देता हूँ। ये आपके पास इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो ये तकरीबन 253 MB की फ़ाइल है। ये मुझे 4 मिनट शो कर रहा है, तो अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो मे बी 2 से 3 मिनट, अदरवाइज ये 5 से 8 मिनट में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट करें और चैट में डाउनलोडिंग टाइप कर दें। और अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है, कोई स्टेप समझ नहीं आ रही, तो आप चैट में मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों की स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास ये भी 3 मिनट शो कर रहा है। ओके, ये जब आपके पास डाउनलोड होगा तो सिंपल वे में आपने क्या करना है कि इसको सेटअप पे क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शन आएगा, आपने कहना है जी नेक्स्ट, फिर ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, फिर ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, और फिर आपके पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए। कोई मुश्किल स्टेप नहीं, होपफुली आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब आता हूँ एक और स्टेप, छोटा सा स्टेप है।
आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा तो छोटी सी एग्जांपल के साथ। एक्चुअली मैं आपको ये जो चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, तमाम चीज़ें विद एग्जांपल पढ़ाऊंगा। और आपको ऐसा फील होगा कि जिस तरह आप अगर केमिस्ट्री के हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप केमिस्ट्री के लैब में वर्क कर रहे हैं। आप मैथ के हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम मैथ के काम पे, मैथ के टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स के हैं तो आपको ऐसा पता चलेगा कि हम जो बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक फील्ड ऑफ स्टडी पे वर्क कर रहे हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करता हूँ आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए मैं एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करना चाहूँगा। फैसल नूर साहब, काइंडली आप माइक ओपन कीजिएगा। मैंने अलो किया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ओके। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और साथ साथ आपको आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस क्लियर करूंगा। ठीक हो। ओके। सर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक गाड़ी है, इस तरह की, और इस गाड़ी का नाम है कार ए। एक कार है आपके पास, इसका इंजन ओके है, हर चीज़ इसके अंदर ओके है, सिर्फ क्या है कि इसके पास फ्रेम नहीं है, बॉडी नहीं है इसके ऊपर। दूसरी तरफ एक ये गाड़ी है आपके पास, इसका हम नाम रख लेते हैं गाड़ी बी या कार बी। अब अगर आपके सुपरवाइजर कहें कि सर ऐसा करें कि ये एक पॉइंट है, या ये लाहौर है, लाहौर से आपने ना इस्लामाबाद जाना है, तकरीबन 100 या 200 किलोमीटर डिस्टेंस है जो भी है। फॉर एग्जाम्पल 200 किलोमीटर है, ठीक है? तो आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी यूज़ करेंगे? कार भी डेफिनेटली। कार बी। इसकी क्या रीज़न है? सर इसका तो प्रॉपर इंजन भी है होल बॉडी के साथ। ठीक है, इजी टू ड्राइव हो। ठीक हो गया। अच्छा, एक दो बातें मैं भी ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब आप गाड़ी ए को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप जब इस गाड़ी को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जिनको आपने इग्नोर करके जाना है। आपका टास्क क्या है? ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आना। आपका टास्क ये नहीं है कि आप बारिश से लड़ें, आपका टास्क ये नहीं है कि आप धूप से मुकाबला करें। देखें, जब आप इस गाड़ी में ट्रैवल करेंगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मसलन आपको डस्ट भी फेस करना पड़ेगी, आपको गाड़ियों का शोर भी फेस करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा अगर बारिश हो रही है तो आपको बारिश भी फेस करनी पड़ेगी, धूप है तो धूप भी फेस करनी पड़ेगी, अगर गर्मी है तो वो भी आपको फेस करना पड़ेगी, इसी तरह अगर सर्दी है तो वो भी आपको फेस करना पड़ेगी। इसका मतलब है सफ़र तो आप इतना ही करेंगे, लेकिन इस गाड़ी में क्या होगा, सफ़र आप इतना ही करेंगे, लेकिन इस गाड़ी में क्या होगा कि आप थक बहुत जाएंगे। आपको छोटी छोटी बातों पे रुकना पड़ेगा, कभी हवा से मुकाबला करना पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा बोझ के साथ आप सफ़र करेंगे। लेकिन जब आप इस गाड़ी में सफ़र करेंगे ना, तो आपका सफ़र रिलायबल होगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहता हूँ, सर माइक ओपन कीजिएगा दोबारा। मैंने लो किया। जी सर। अच्छा सर, अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, ये तो एक फ्रेम पड़ा हुआ है, अब आप क्या करेंगे? अब तो आपको यही गाड़ी चलाना पड़ेगी ना। अब तो मजबूरी है सर।
मजबूरी कार आपके ए। पास कार ए ही है। यानी आपको ये सारी हम्म। चीज़ें बर्दाश्त करके आगे जाना पड़ेगा। नो डाउट। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे कहूँ ना, ये जो गाड़ी ए है ना, ये है आर प्रोग्रामिंग। ठीक है। जब आप आर प्रोग्रामिंग को डायरेक्ट ऐसे यूज़ करेंगे ना, तो आपको ये जो आपके हिस्से की मुसीबतें नहीं हैं, ये भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी। इन पे भी टाइम लगाना पड़ेगा, इनसे भी लड़ के आपको आगे निकलना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ कि ये आर स्टूडियो है। यानी ये एक फ्रेम है, एक ढांचा है गाड़ी का। अगर हम क्या करें कि इसका इंजन निकाल के इस गाड़ी का इसमें फिट कर दें। अब ये हमारी गाड़ी वर्किंग में आ गई है ना। बिल्कुल। अब चलाएंगे, देखें जब हम ये गाड़ी बी को चला रहे हैं, तो बेसिकली इंजन किसका वर्क कर रहा है? गाड़ी ए का। ठीक है। इसका मतलब वर्किंग सारी ये गाड़ी ए की है। लेकिन हमने क्या कर लिया है? इसको प्रोटेक्ट कर लिया बाकी मुसीबतों से। बिल्कुल। तो आर क्या है? इंजन है। आर स्टूडियो एक फ्रेम है। जिस तरह गाड़ी का स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, अगर उसमें से इंजन निकाल दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं होता। तो इसी तरह अगर इस आर स्टूडियो में से आर का इंजन निकाल दिया जाए तो ये एक ढांचा है, एक फ्रेम है, किसी काम का नहीं है। लेकिन जब हम इसको आर को, इस इंजन को इसमें फिट कर देते हैं, तो ये बड़े काम की चीज़ बन जाती है। इसका मतलब ये है कि आर को आप अकेले रन कर सकते हैं, क्योंकि इंजन है ना ये मेन। लेकिन आर स्टूडियो को, ये एक ढांचा है, फ्रेम है, इस बक्से को, इस डब्बे को आप इंजन के बगैर रन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इंजन की ज़रूरत है। अब ये देखें, इसके ऊपर अगर आप डब्बा ना भी लगाएं ना, इसका फ्रेम ना भी लगाएं, इसके अंदर इंजन है और ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये ड्राइव कर लेंगे आप इसको। तो आर जो है, आर प्रोग्रामिंग इंजन है, आर स्टूडियो एक फ्रेम है। हम अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि हमारा काम है डाटा एनालिसिस करना, हमारा काम प्रोग्रामिंग करना नहीं है, हमारा काम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करना। तो हमारा तो टास्क है यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, इस स्टेप से स्टेप तक पहुँचना। हमारा टास्क ये नहीं है कि हमने धूप से लड़ना है, हमने बारिश से लड़ना है, हमने हवा से लड़ना है। वो तो हमारा टास्क ही नहीं है। तो जब हमारा टास्क यहाँ से लेके यहाँ तक आना है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम कंफर्टेबल जोन में रह के यहाँ तक पहुँचें, ताकि हम डाटा एनालिसिस करते करते थक ना जाएं। ये ना हो कि हमने एक मीन निकालनी है, तो मीन निकालते निकालते हम सारा दिन ना ज़ाया कर दें। ठीक है। तो जितना आसानी के साथ हम वर्क करेंगे, उतना ही हम इजी रहेंगे। तो आर क्या है? एक प्रोग्रामिंग है, और आर स्टूडियो जो है ये एक फ्रेम है, जिसमें हम आर को रख के वर्क करते हैं। होपफुली तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर हो गया होगा आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। काइंडली अगर क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दें। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट है, तो मैं आप लोगों को लो करता हूँ। आप लोग जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दें। ओके। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उनको भी लिंक शेयर कर देता हूँ, ताकि वो भी आपके साथ ज्वाइन कर लें। मज़ीद आप लोगों के पास 10 मिनट हैं, फिर उसके बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये लिंक नेक्स्ट क्लास को शेयर कर लूँ। ओके। अब आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। मैंने माइक आप लोगों के ओपन किए हुए हैं, तो जो पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, 10 मिनट हैं आप लोगों के पास, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम हम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ वन बाय वन। ताकि मरहत सर हम आर को, मैं ड्रग डिजाइनिंग पे काम करता हूँ, तो आर को डॉकिंग एनालिसिस के लिए या आगे ड्रग डिजाइनिंग में उसका आगे कोई काम हो सकता है जी बिल्कुल हो डाटा सकता है। एनालिसिस में? बिल्कुल हो सकता है।
लेकिन ये जो कोर्स है ना, ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए है। जिस तरह अभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि जीनोमिक्स के जो है ना, मॉलिक्यूलर डॉकिंग की बात कर रहे हैं आप। जी, डॉकिंग का डेटा हो गया हाँ, या इन विट्रो जितने हम बिल्कुल। एनालिसिस हाँ, एक्टिविटीज लगा। वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपने आर सीखनी है। उसके बाद उसके स्टेप सीखने हैं क्या है। ठीक है, वो एक अलग जी, तो इस स्टेप है। कोर्स से। इस कोर्स से आप वो डॉकिंग वाले एनालिसिस नहीं परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपको आर चलाना आ जाएगा। फिर आपने रास्ता पूछना डॉकिंग का। ठीक है, फिर आपके लिए यानी 80% आप सीख जाएंगे, 20% आपने देखना है कि उसका रास्ता क्या है, उसके स्टेप कौन से हैं। उसके लिए डाटा किस तरह का चाहिए, उस तरह का डाटा किस तरह अरेंज करना है, उसको जो है वो डाटा को क्लीन किस तरह करना है, उसको वो सारे स्टेप आपने सिर्फ परफॉर्म करने हैं। लेकिन होपफुली अगर ठीक आपने है, ये तो डन कर लिया तो बाकी 20% आपका बाकी रह जाएगा। वो आप किसी बुक से देख के, किसी नोट से देख के इजीली डन कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट सर मिस वालेकुम। फरीना हनीफ। ताहिर जी सर। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे पास एक वर्जन पहले से इंस्टॉल्ड है आर का, ठीक है। जी अब जब हमने नया वर्जन इंस्टॉल कर लिया है तो वो खुद ही रिप्लेस हो जाएगा या हम उसको जाके डिलीट करें या उसको नहीं, फर्क नहीं आपको पड़ता अगर वो मौजूद है। डिलीट नहीं करना पड़ेगा। आप सेटिंग से जाके ना, वहाँ पे एक सेटिंग होती है, वो कल की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा जो पार्टिसिपेंट होंगे, क्योंकि आज तो टाइम थोड़ा रह गया, क्योंकि बहुत हम्म, सारे पार्टिसिपेंट के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो इश्यूज आ रहे होंगे। तो ठीक है। सेटिंग में जाके ना उसको आपने सेलेक्ट करना है लेटेस्ट वर्जन को। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि आपने इनिशियली बताया था कि ये वाला जो हमारा जो आज हम या इस कोर्स के दौरान जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो डेटा एनालिसिस से रेलेवेंट है, लेकिन जीनोमिक्स या ट्रांसक्रिप्टोमिक डेटा के लिए एक नहीं, सेपरेट बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए आपके ट्रांसक्रिप्टोमिक के लिए जैसे एनटीएस का डेटा है या आरएनए सीक का डेटा जी, स्पेशलाइज होता है, आर एन एस तो सिक्स पे उसके है लिए क्लास मेरी। जी, तो विवास पे उसके लिए है। अगर आप जी वो इंफॉर्मेशन दे दें। जी जी, जी, बोले। तो उसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, अगर उसके लिए भी आपकी कोई क्लास हो तो प्लीज उसका लिंक शेयर कर दीजिए। जी जी, पहले आप ये बेसिक सीख लेना। जब आपको आर की जी गाड़ी जी चलाना आ जाएगी, फिर वो आप जस्ट बेशक वो आप ट्रेनिंग भी ना करें, आपको समझ आ जाएगी। रास्ता आपने देखना है। जी। देखें, जब आपको गाड़ी चलाना आ जाती है ना, तो आप किसी अननोन रास्ते पे भी सफ़र कर सकते हैं। मसलन ठीक है। आप अभी किस सिटी में हैं? कराची। कराची से। तो कराची से आपने ना कोटरी आना। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट टाइम आ रही हैं, ठीक है। अब आपको मे भी जी ना पता हो जी पहले पहले, लेकिन आपको गाड़ी चलाना आती है, आप गाड़ी लेके निकल आई हैं। तो रास्ते में कहीं साइन बोर्ड देखेंगी, नहीं समझ आई, किसी बंदे से पूछ लेंगे कि मैंने कोटरी जाना है, तो किस साइड पे जाना है। ठीक है, यानी वो आपको गाइड करते ठीक है। करते जी आप उस स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम आपको। जब सेकंड टाइम आप जाएंगे उस रास्ते से, तो आपको आइडिया हो जाएगा। थर्ड टाइम आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ठीक है, पहला थैंक यू। स्टेप है, आपको गाड़ी चलाना आनी चाहिए, आपको आर चलाना आना चाहिए, आपको पाइथन चलाना आना चाहिए। जी, असल में मैंने इसलिए क्वेश्चन किया क्योंकि आपने कहा था कि उसकी फाइल टाइप भी बिल्कुल डिफरेंट होती जी है। जी, जाहिर है, वो जीनोमिक्स की फाइल सारी डिफरेंट है ना। जी, तो उसके बावजूद भी आप कर सकते हैं अगर आप ये कर लें इनिशियल। जाहिर हाँ, इनिशियल कर लें, फिर जाहिर आपने वो स्टेप फॉलो करने हैं सिर्फ। यानी अगर आपने कहना है ठीक जी है, मैंने थैंक। उसकी वो जो है नॉर्म डाटा को नॉर्मलाइज करना है, या डाटा में से क्लीन करना है, मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना है, तो वो तो स्टेप होंगे ना। हम्म। वो फिर ठीक है, स्टेप, ठीक है। हाँ, वो स्टेप फिर आपको थैंक। पता होना चाहिए अपनी फील्ड के, अपने रास्ते के। ओके, एक मिनट। ठीक, थैंक यू। काइंडली बैच 57 से पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। सॉरी सर, जस्ट 10 से 15 मिनट। एक्चुअली हमारी डेमो क्लास है, वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। तो जस्ट 10 से 15 मिनट हम आपके लेंगे, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। सर ताहिर सर। जी सर। अच्छा सर, ये जो है ये यानी रिसर्च में या किस जगह जो ना मतलब किसको ये कोर्स करना चाहिए, यानी हाँ, क्या ये कोर्स ये करने काइंडली के थोड़ा। लिए बेसिक चीज़ ये है कि अगर आपका ताल्लुक रिसर्च के साथ है, बेशक आप एमएससी में हैं, आपने रिसर्च करनी है, या आप एमएससी में आप एमफिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, या एमफिल में पीएचडी करना चाह रहे हैं, या पीएचडी में जो आप रिसर्च कर रहे हैं, एमफिल में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डाटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक सर, मैं वो ये मैं पूछ रहा हूँ सर कि मसलन जो ना ज़्यादातर ये जो ना किस लेवल की जो है ना रिसर्च के लिए ये ज़्यादा। मास्टर से लेके पोस्ट तक आप कर सकते हैं। जी जी ये बेसिक से तो सर ये। एडवांस है। और जी सर।
यानी बिल्कुल जीरो से मीन से लेके हम बहुत एडवांस लेवल तक एनालिसिस करेंगे इसमें। ठीक है। मेन ये है कि सर जैसे एसपीएस करते हैं जी जी। इससे, यानी वो हम वहीं से लेके सारी चीजें इसके अंदर नहीं नहीं, करेंगे। एसपीएसएस नहीं, हम आर करेंगे, आर पे करेंगे सारे एनालिसिस। आर पे करेंगे हम सर। जी। ठीक है, एसपीएसएस पे नहीं कर, उस पे नहीं है सर कोई आपका कोर्स? सर वो तो अब बहुत पीछे रह गया ना, अब लोग आर से भी आगे निकल गए हैं, मशीन लर्निंग पे पहुंच गए हैं। इसका ये ठीक फायदा है सर। ना, इस पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टच कर सकते हैं। ठीक सर। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर ये सिर्फ आपको एनालिसिस का नाम आना चाहिए और डाटा होना चाहिए, कोई ठीक आपको सर। एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई कुछ नहीं करना पड़ता, आपका एनालिसिस जस्ट कुछ मिनटों में हो जाता है। जैसे हम सर वहाँ पे रिग्रेशन करते थे, कोरिलेशन, ये सारी चीजें मतलब वो सारी यहाँ पे भी कर सकते हैं? हर चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 लाख से ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं आर पे। वहाँ पे तो लिमिटेड है, वहाँ पे तो आप 50 से ठीक। ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जाए वो आपको रोक देता है जी, इतनी मेरे पास गुंजाइश है। ठीक सर। ठीक है, जहाँ पे आप 35,000 ऑब्जर्वेशन दे दें इसको, बिग डाटा आप इस पे दे सकते हैं। तो इसकी सर टाइमिंग सर क्या टाइमिंग ये क्लास की हो? यही क्लास जो आज डेमो क्लास है इसी क्लास पे होगी, 8 से 9। 8 से 9। तो अगर कोई कहीं आ रहा हो, टाइमिंग का कंफ्लिक्ट आ रहा हो कहीं कोई? कोई इशू नहीं है, इसके दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप सर। रिकॉर्डिंग इसकी सुन लिया करें ग्रुप में और डिस्कशन कर लिया करें किसी भी टाइम, डे टाइम, या जब भी आपके पास कोई इश्यूज आए। दूसरा ये है कि मेरे पास बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। अभी ये है एक नेक्स्ट बैच है, वो 9 से 10 स्टार्ट होगा 15-16 तारीख को। तो इसी तरह जो जो बैच स्टार्ट खत्म होते हैं उसकी जगह नया बैच रिप्लेस हो जाता है ना। तो शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक टाइमिंग होती है, इस दौरान जो है वो क्लासेस चलती हैं मेरी। तो आपकी कोई ऐसी टाइमिंग चली तो 6 बजे भी चली? जी, छः 6 बजे से भी से है, वो स्टार्ट हो रही है 11 को, लेकिन वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट के साथ है और वो इंग्लिश में है। ठीक। तो वो फिर ये 8 से है ना सर? 8 से तो थोड़ा सा ये होता है कि मैं 8:30 बजे तक तो फिर जी जी। तो ये नेक्स्ट आप फिर सजेशन जी जी, बता नेक्स्ट हर वीक स्टार्ट होती रहती है। अगर आप ग्रुप में हैं तो मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ सारी अपडेट। दीजिए। बहुत शुक्रिया सर, ओके। थैंक ओके भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इसमें मेंशन हुआ है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एंड आर एंड एआई। तो जी, एआई जो है वो आर स्टूडियो में इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं, उसके जरिए भी कुछ एनालिसिस होगी सर? नहीं उसके ज़रिए एनालिसिस नहीं होंगे, उसकी मदद से हम आर पे एनालिसिस करेंगे। अच्छा, उधर पे कोड कोड वगैरह जनरेट करके जी सर कोड इधर कोड वो भी, जी बिल्कुल कोड भी जनरेट करेंगे हम। अच्छा सर, एक मेरे दूसरे एक जर्नल क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी तो जी जी। एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो। और सर मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो मैं फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो जो टीचिंग की एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ वहाँ पर वो प्रेफरेंस उसमें वो एज मुझे देगी कि नहीं सर? क्या चीज़? वो सर एप्लीकेशन में सिलेक्शन में सर। आर प्रोग्रामिंग। नहीं नहीं सर, जी। मैं पीएचडी के लिए खुद अप्लाई कर रहा हूँ फॉरेन यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो यूएस के लिए तो मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से पूछा, वो कहते हैं कि आप मेंशन भी करें तो वो आपको कोई फायदा नहीं देती, क्योंकि वो उसको कंसिडर नहीं करते। तो मेरा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो मेरा वो टीचिंग सर उसका एक्सपीरियंस है 4 साल का। उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। वो या जी तो आप सर। किसी कंसल्टेंट से डिस्कस कर लें, या कोई ऐसा बंदा हो जिसने अप्लाई किया हो स्कॉलरशिप पे। सही है सर। ओके। थैंक ओके सर मेरा एक सवाल है। सर। वालेकुम सलाम। जी सर। हाँ सर, सबसे पहले तो आर के लिए एक डेटा का जो फॉर्मेट होता है एक्सेल में, तो वो हमें कैसे मालूम हो कि आर जो है कौन से फॉर्मेट को, डेटा की जो है ना फॉर्मेटिंग किस तरह से हो जो वो उसको पिक करे? सर यही चीज़ें तो आपने ट्रेनिंग में सीखनी है सारी। ठीक है। नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जीरो से एडवांस तक। हम्म, और पैकेजेस का भी कैसे हमें मालूम हो कि यानी कि जो हमें टेस्ट करनी है, डेफिनेटली उसके लिए हर टेस्ट के लिए अलग से पैकेजेस है, तो जी वो सर, हमें कैसे वही तो मैं मालूम? बता रहा हूँ कि आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप सीखेंगे ना सर उस ट्रेनिंग में ही। हम्म। ठीक ठीक है। ठीक ओके। है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। वालेकुम सलाम। सर आर और आर स्टूडियो को बड़े अच्छे से बता दिया। सर आपकी आवाज़ बहुत आर, मदम मदम आ रही है। जी जी, अब आ रही है सर आवाज? जी सर। सर आर और आर स्टूडियो का तो आपने बड़े अच्छे से बता दिया है, जी लेकिन सर। आर और आर स्टूडियो
का पाइथन से क्या डिफरेंस है? मतलब अगर कोई लर्न करना चाह रहा है सर तो आर पाइथन, और हाँ आर और पाइथन और लर्न आर में क्या पाइथन डिफरेंस है क्लास। ना, एक्चुअली दोनों जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं और जी दोनों ही एडवांस लैंग्वेजेज हैं, ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं जैसे कि बिजनेस के लोग जो है ना, वो प्रीफर करते हैं, बिजनेस हो गए, इकोनॉमिक्स के लोग वो प्रीफर करते हैं पाइथन को। पाइथन में एक जो है वो ये है कि उसकी जो विजुअलाइजेशन पावर है ना, वो आर से ज़्यादा है। उसके जो ग्राफ हैं आर की निस्बत बहुत क्वालिटी के होते हैं। लेकिन आर के भी, ये नहीं कि आर के जो है वो हल्के होते हैं, या आर के भी प्लॉट बहुत क्वालिटी के होते हैं, लेकिन आर से भी ज़्यादा जो है वो पाइथन के अच्छे होते हैं प्लॉट्स। और जो साइंसेस के लोग हैं, उनके डॉक्टर्स जो हैं, जो रिसर्चर हैं, वो हमेशा प्रीफर करते हैं आर को, जबकि जो बिजनेस और दूसरे पार्टिसिपेंट हैं वो प्रेफर करते हैं पाइथन को। एमफिल पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स जो मतलब जीन का या डेटा या जैसे वो जी जी, आर, उसके लिए बायोजेनेटिक, आर प्रेफर करते हैं आर वो भी। ठीक रहेगा या पैथन ठीक जी रहेगा? आर ठीक रहेगा। या फिर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इस तरह का सालाना सेल हुई है और आप मतलब परफॉर्मेंस वगैरह अपनी वो देखने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आर जी बेहतर रहेगा या पाइथन? जी, आप दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ प्रेफरेंस है कि अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप पाइथन पे करके लाएं, तो फिर वो आपको पाइथन पे करना पड़ते हैं। अगर वो आपसे कह के लाएं आर पे करके लाएं, तो फिर आप आर पे करने पड़ते हैं। तो अगर इनकी पावर देखी जाए तो पाइथन जो है वो नंबर 1 पे है, और आर जो है वो सेकंड नंबर पे कर लें। दोनों लैंग्वेजेस हैं, दोनों की वोकेबलरी डिफरेंट है, ग्रामर डिफरेंट है। तो आर सीखने के बाद पाइथन इजी हो जाता है अगर कोई हाँ मजबूरन ये सीख। बिल्कुल, अगर आप आर सीख जाते हैं ना, तो आप उसके साथ साथ 80% पाइथन भी सीख जाते हैं। मैकेनिज्म दोनों का सेम है, आप यही हिसाब लगा लें जिस तरह मेहरान कार और कोई अच्छी गाड़ी कर लें। आर अगर मेहरान कर लें तो होंडा आप कर लें जो है वो पाइथन। तो अगर आपको मेहरान चलाना आ गई तो होंडा भी आप चला लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन आपके लिए सिर्फ 20% फिर रह जाती है। जी सर, थैंक यू थैंक यू। ओके। हाँ सर, मुझे यही पूछना था कि आपने कहा कि हम रिग्रेशन कोर्स में रिग्रेशन एनालिसिस भी है, जी जी तो क्या हम ज्योग्राफिकली वेटेड रिग्रेशन मॉडलिंग इसमें होगी कोर्स जी में? जी जी, हर तरह की आप मॉडलिंग कर सकते हैं इसमें। सही है, थैंक यू सर। ओके। सर इसमें डिसीजन ट्रीज के अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, डिसीजन ट्री भी क्रिएट कर सकते सर हैं। एक और चीज जी हेलो। जी जी सर एक और चीज बताते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। जी अब ग्रुप डेटा में हमने क्लासिफिकेशन की होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, ठीक है। लेकिन अनग्रुप डेटा में हमें नहीं डिफाइन होता कि हमारे कितने के नियरेस्ट जो है वो नेबर्स आ रहे हैं, या कितने वो प्लॉटिंग पॉइंट्स लेने हैं हमने अकॉर्डिंग टू डेटा। तो ठीक है। इसमें हम स्टैटिकली उसकी सॉरी डेटा को किस तरह से गैदर कर सकते हैं, मुझे वो थोड़ा सा इसका ना आइडिया बता दें। यानी आप चाहते हैं कि आपके पास जो डाटा है उसमें आप उसको अरेंज करना चाह रहे हैं। जी, अरेंजमेंट उसकी कैसे होगी, क्योंकि अब ये ग्रुप डेटा का तो पता चल जाता है कि हमारे पास स्पेसिफाई दो क्लासेस हैं, उन क्लासेस को हमने नंबर से पॉजिटिव और नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर लिया, 0 और 1 से। ठीक है। अब बाइनरी में वो हमारे पास है डिफरेंशिएट, लेकिन अनग्रुप डेटा में हमें पहले ग्रुप बनाना पड़ता है उसके लिए पहले ना उसको। आप मुझे अपना डाटा चेक करवाएंगे, देख के फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके डाटे में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन सी टाइप के हैं, और फिर आप उसको कैसे अरेंज करना है। ओके सर। सर ठीक है। एक और चीज बता दें कि जब हम क्योंकि अभी इसका रिलेशन हमने डिस्कशन की कि जीनोम से भी है। जी अब जी जीनोम में हमारे पास प्रोटीन के सिंपल सॉरी पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, और डीएनए के पैटर्न डिफरेंट है, आरएनए के डिफरेंट है। जी जी अब जब हम इनको बाइनरी वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद अब
आपको पता है कि जब हमने प्रिडिक्टेड मॉडल बनाना है तो हम उस चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम एसएलआर की बात करते हैं, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू की, उसमें उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि उसके लिए मुझे टू बी ऑनेस्ट को मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि उस चीज को सिस्टमेटिकली किस तरह से लेके जा सकते हैं, आप क्योंकि जो वो तो ज्यादा। लिटरेचर वे को एज अ मेटा एनालिसिस कंसिडर करना चाह रहे हैं? जी सर, क्योंकि जितना हाँ, भी हमारे पास उसके लिए ना लिटरेचर है। बिल्कुल, उसके लिए जो भी लिटरेचर है ना, पहले तो आपने मेटा एनालिसिस के लिए डाटा अरेंज करना है। ओके सर। ठीक है, जब आपके पास डाटा अरेंज हो जाएगा, आप उसको आर पे लगाएंगे, आप उसको एनालिसिस करके दे देगा जो एनालिसिस आप उस पर लगाना चाह रहे सर एक और चीज है, क्योंकि हम सिस्टमेटिक में मैंने जितने पेपर्स देखे हैं वो पहले पास्ट पेपर्स का उन्होंने कोई ग्राफ बनाया, मतलब हैं। जी टेबल मैडम, बन जनरेट जाता है किया। ना, अगर आपके पास पेपर्स हैं उनमें से आप डाटा कलेक्ट करें और उसका बना सकते हैं ना। सर वो ठीक है, लेकिन उसके बाद का मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि जब हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की, तो हम प्रिडिक्टेड में एक मॉडल क्रिएट कर रहे होते हैं, उसको हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन एसएलआर में हम किस तरह लेके चलते हैं? एसएलआर में किसको आपने लेके चलना है? सर अगर मैं मशीन लर्निंग को लेके चलती हूँ, और ठीक है। जितने पेपर्स मैंने अभी तक देखे हैं, दे आर ऑल सॉरी स्टैटिकल एंड एनालिटिक, ठीक है। सारे के सारे बायोफिल्म पे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे चाहिए मेथड। अब ठीक है। मेरा जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा नहीं मिल रहा, उसके अकॉर्डिंग मुझे चीजें मिली हैं, बट ऑल आर स्टैटिकल एनालिटिकल। ठीक जो है। दो सॉफ्टवेयर्स को कह लें कि कंपेयर कर करके जो है ना उन्होंने जनरेट किया हुआ है अपने आर्टिकल्स में एक कंक्लूजन, लेकिन मेरी जो नीड है, जो मेरे मेथड की है, वो फुलफिल नहीं हो रही। तो उसके अकॉर्डिंग क्या मेरा वो जो लिटरेचर है वो वैलिड रहेगा कि नहीं, मुझे वो कंफ्यूजन है। देखिए मैडम, जब भी आपने कोई एनालिसिस करना ना, पहला स्टेप होता है कि आप उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपना डाटा इकट्ठा करें। ठीक है सर। जब आपके पास डाटा आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उस डाटे को कोई सैंपल टेबल देख के, ठीक है, डाटा जी सैंपल जी। देखें, उसके मुताबिक अपनी फाइल को अरेंज कर लें। ठीक है सर। आर के अंदर बहुत सारे सैंपल डाटा सेट पड़े हुए हैं जिनको आप देख के अपनी फाइल अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप गिटहब की वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे आएँ, एआई टूल्स को यूज़ करें, तो आपको बहुत सारा सैंपल डाटा मिल जाता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आप उसको बताएं कि मैं मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मैंने इस तरह के एनालिसिस करने हैं, मुझे कुछ सैंपल डाटा सेट फाइंड करना है, तो वो आपको गूगल भी प्रोवाइड कर देता है। सैंपल डाटा सेट बहुत सारे पड़े होते हैं। इसी तरह अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपको सैंपल डाटा सेट प्रोवाइड कर देता है। फिर उसके मुताबिक आप अपना डाटा सेट अरेंज करते हैं और फिर आप एनालिसिस कर लेते हैं। मेन पॉइंट है डाटा अरेंज होना। अगर डाटा अरेंज हो गया तो आप कोई भी मॉडल उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक फाइल तैयार कर दीजिए जिसके हमने जितने भी लिटरेचर की फाइल जनरेट की है, जितने हमने टॉपिक गैदर किए हैं, उन टॉपिक्स के एक फाइल जनरेट करनी चाहिए, उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाना चाहिए। जी जी, यानी पहले आपके पास डाटा कलेक्शन आ गई, जी पहला स्टेप, ठीक है। आपका चूंकि ज़्यादा लिटरेचर से, तो आप लिटरेचर आर्टिकल से डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर जी उसके जी। बाद जो है वो आपके पास 10-12 का डाटा आ जाएगा। आप देखें एक सैंपल किस तरह उन्होंने डाटा फाइल क्रिएट की हुई है, उस तरह आप वो जो पैराग्राफ, अगर आपने पूरा लेना है, लाइन आपने सेलेक्ट करनी है कोई, या पूरा का पूरा आर्टिकल आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी जो है वो सैंपल डाटा देख लें, उसके मुताबिक अरेंज कर लें, तो आपका एनालिसिस हो जाएगा। ओके सर। सर इस पे अगर फर्दर मुझे आपकी गाइडलाइन की जरूरत हुई, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी ज़रूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। ओके, तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है एक्चुअली, मेरी नेक्स्ट क्या Excuse क्लास। me, sir. एक मिनट मैडम। जी मैडम, पूछ Yes. लें आप क्वेश्चन। Okay, sir. Actually, I'm working on a, retrospective study. Okay, and there ठीक है। we are using the SPSS system and MC NEMAR test and ठीक है। TNZ test, all those things. ठीक है, So this course will be helpful for me. अगर आपके पास डाटा है और आप उसको Yeah, एनालिसिस करना चाह रहे हैं, we have a data for last 10 years ठीक है, for आप more than आपके लिए हेल्प, 10,000 यस, files. आपके लिए हेल्पफुल है। Okay, okay. Thank you. ओके, अब मैं ना यहाँ से एक पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना चाहता हूँ। बाई चांस हम ये आ गए हैं, तो इनकी ट्रेनिंग तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, तो ये भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लें, फिर उसके बाद हम जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं।
मिस अनिला, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। ओके, कोई पार्टिसिपेंट भी जो बैच 57 से अभी लाइव हैं, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बैच 57 से करंटली आपका ओके यू सेड। ओके मैडम, एक तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, और दूसरा क्योंकि आपने तकरीबन आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो जी जी आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है, और क्या चीज़ें आपने सीखी, और एट द स्टार्ट आपको आर कितना आता था, कितने एनालिसिस आपने किए, जस्ट जी सर। 1-2 मिनट में। My name is Amna Bakhtiar and I'm a business analytics professional. So आर की ट्रेनिंग ने मुझे इस तरह एडवांटेज दिया क्योंकि हम लोग बेसिक एसपीएसएस यूज करते थे डेटा एनालिटिक्स के लिए, लेकिन इमर्जिंग टाइम के साथ आर एंड पाइथन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और सर की क्लास में मैंने पाइथन भी सर से सीखा हुआ है और आर भी सीखा है। तो सर आपको ऐसे लेकर चलते हैं, दिस इज फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है। जैसे एक इनिशियल लेवल पे एक बंदा है जिसे प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता या जिससे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता। सर आपका इनिशियल एबीसी से लेके चलते हैं। पहले वो आपके जहन में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चलता कैसे है। जब आपको स्ट्रक्चर समझ आना स्टार्ट होता है तो सर उस पर आपको बेसिक छोटे छोटे एनालिसिस करवाते हैं, जिससे एक आपको पेस पता लगती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पहले सीखा कि बेसिक कमांड कैसे, पैकेजेस क्या होते हैं, फिर पैकेजेस के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। जब वहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई तो फिर हम बेसिक प्लॉटिंग पे गए कि जैसे सिंपल बार ग्राफ कैसे बनता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आ गए, हीट मैप्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गए, हमारे डेंसिटी प्लॉट्स हो गए, तो थे बेसिक प्लॉटिंग पे। जब हमें बेसिक प्लॉटिंग की अंडरस्टैंडिंग आई तो फिर हम एडवांस थोड़े से वर्जन पे गए। लेकिन सर अगर आपको एडवांस भी लेकर जाते हैं तो पहले सर आपको उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझाते हैं कि अगर जैसे टी टेस्ट है स्टैटिस्टिकल में, सी टेस्ट है, ये क्यों यूज होता है, ताकि जो लोग जिनका बैकग्राउंड है पहले वो एक चीज को समझ सके, ताकि एक अगर आपकी बेस होगी तो आप उसको प्रोसीजरली अप्लाई भी करेंगे। फिर सर हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेटा सेट्स देते हैं जिसके ऊपर हम खुद भी वर्किंग करते हैं और क्लास के असाइनमेंट्स भी होती हैं। तो ओवरऑल बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। और सर की क्लास में सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनसे हर लेवल की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो इट्स रियली रियली ओके, बहुत शुक्रिया मैडम। प्रोग्राम फॉर अस फॉर एवरीबॉडी। मैं तो सर सबको सजेस्ट करूंगी जिसकी बिल्कुल किसी लैंग्वेज में बेस नहीं, जिसे बेशक आईटी का कुछ नहीं पता है एंड दे आर न्यू टू दिस, तो वो आपका प्रोग्राम ज्वाइन करें। ओके, बहुत शुक्रिया मैडम। नेक्स्ट मैडम अनिला, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैडम एक मेरा तो फील्ड। इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, और जी, ट्रेनिंग के हवाले से। मैं डॉक्टर रिजा शाहीन, वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। इट्स अ फील्ड रिलेटेड टू द ओशन साइंसेस, जनरली टोपोग्राफी और मैपिंग। और क्योंकि मेरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड है तो बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी की फील्ड से मेरा ताल्लुक है। यूजुअली हमारा जो डेटा है वो टाइम सीरीज डेटा और ऑन फील्ड डेटा और द स्पॉट डेटा होता है, और काफी बड़ा डेटा पैकेज होता है। जैसे अगर हम सर्वे कर रहे हैं, बोट के थ्रू कर रहे हैं या शिप के थ्रू कर रहे हैं, तो वो अच्छा खासा बड़ा डेटा होता है। तो एक तो ये कि उसकी हैंडलिंग बहुत आसान हो गई है मुझे इससे करने से, कि हमें डेटा अरेंज कैसे करना है। पहले हमें समझ नहीं आ रही होती थी कि हमें डेटा को किस शेप में देना है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सी के साथ हम अटैच होते हैं। तो उनकी अपनी एक रिकमेंडेशंस होती हैं कि आपने इसको जो है वो इस तरह अरेंज करना है। तो वो हमने सब देखे हैं, गिटहब भी पढ़ा था, गिटहब के थ्रू जो है
अपना कोडिंग का सिस्टम ले सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे करना है, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल साइंस का फील्ड था और स्टैट्स से इतना हमारा ऐसा कोई ताल्लुक वगैरह नहीं था। तो अगर ट्रेनिंग भी की थी, इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी की थी या नेशनल ट्रेनिंग भी की थी, तो वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम स्टैट्स के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस के ऑलरेडी हम जो है वो पीएचडी करके आए हुए हैं। तो उसके लिए जो है वो हमें हाई फाई सारा समझा रहा था। तो मुझे जो है वो एक ऐसा टीचर चाहिए था कि जो हमें ऐसे बेसिक, जैसे हम स्कूल के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट टाइम कंप्यूटर की लैंग्वेज कोडिंग और ये सब चीजें जो है वो हमें समझा सके। बाकी साइंस, रिग्रेशन, एनोवा, ये सब कुछ चीजें हमें आ रही है, लेकिन कोडिंग को जो है वो यूट्यूब के थ्रू या दूसरे उसे सीख रहे हैं, तो वो अच्छा खासा हाई लेवल कर लेकर चले जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे पैकेजेस क्या है, अगर हम आर स्टूडियो आर को जो है हमने इंस्टॉल कर लिया तो वो तो बिल्कुल ब्लैंक है। तो उस वो ब्लैंक उसकी मेमोरी या उसकी वो जो लाइब्रेरी है वो तो सारी डेवलप जो है वो आपकी खुद यूजेज पे होगा। तो वो चीजें हमें समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, अब इसके लिए कौन सा पैकेज यूज होगा, अब इसके लिए क्या यूज होगी, ये जो लिखा हुआ है नजर आ रहा है कि ये वाला पैकेज यूज करिए, हो तो वो वाला क्लियर नहीं था। जो बिल्कुल इनिशियल जो नॉलेज थी ना कंप्यूटर की या कोडिंग की, वो क्लियर नहीं थी। फर्दर हमें समझ आ रही होती थी, हम कर रहे होते थे, कोशिश कर रहे होते थे, लेकिन माइंड क्लियर नहीं होता था। तो आपका ये मुझे पाकिस्तानी स्टाइल में, इसलिए आपको पहले भी मैंने कहा कि आपने बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में हमें समझाया कि वो जो बिल्कुल बेसिक सर। नॉलेज है वो हाँ बिल्कुल, वो जो हमारी बेसिक नॉलेज है, जो हमें एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं है या टैक्स का स्टूडेंट नहीं है या उसकी वो फील्ड नहीं है, तो उसको कैसे समझाना है ना कि ये आर क्या है, आर स्टूडियो क्या है, कोडिंग क्या है, पैकेजेस क्या है, ये इंजन क्या है, पीछे आपकी इंजन चल रहा है, बॉडी। हमें इसी स्टाइल में ही समझ में आता है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड यही है ना। आप जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग कर लो, सब कर लो, आपको ऐसे ट्रेन करते हो जैसे आपने स्कूल से जो है वो सारा सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। जबकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं है कि हमने कंप्यूटर को जो है वो बिल्कुल स्कूल गोइंग सिस्टम से हमने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो उस चीज को जो है ना उसको बड़ा अच्छा कवर किया, क्लियर किया। अगर आप पढ़ भी रहे हैं, आप फील्ड में भी हैं, आपको पता है कि रिलेशन लगेगा, ये ग्राफ बनाना है, ये वो बनाना, इवन आपको कोडिंग पूरा का पूरा स्क्रिप्ट भी मिल जाए, लेकिन आप इससे मेरा जो है वो कॉन्सेप्ट बड़ी शुरू की क्लास से बहुत अच्छा क्लियर हुआ, जो मेरा मिसिंग था। तो अब वो जो है वो मेरा क्लियर हो गया। मुझे फर्दर जो है एनालिसिस, ये सैंपल डेटा लेके उसको करना बड़ा इजी हो गया है। अपने डेटा, मेरे पास डेटा है, लेकिन उसको शेप क्या देनी है, तो वो अब मुझे समझ में आ गया कि अच्छा मुझे इसको किस तरह शेप करना है, ये करेक्टर्स निकालने हैं, या इसको तो ये जो इसके अंदर कॉलम है, न्यूमेरिक है, ये रखना है किस किस उसके लिए, ग्राफ के लिए या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आपको कौन से कॉलम को डबल लेना है, ट्रिपल लेना है, न्यूमेरिक फॉर्म में लेना है, स्ट्रिंग फॉर्म में लेना है, स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है। तो वो क्लियर बहुत अच्छा हुआ है। तो उसके लिए मैं बड़ी थैंकफुल हूँ और बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अच्छे टाइम पे जो है वो मुझे आपका ये ट्रेनिंग का सेशन मैंने इसको लिया। और वो जो मेरी मिसिंग पॉइंट जो था ना, वो बिल्कुल इनिशियल वाले, वो सब चीजें मेरी बहुत अच्छी क्लियर हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अपने एनालिसिस जो है वो अपने ही डेटा पे करती हूँ, ट्रेनिंग जितनी भी हो, प्रैक्टिस है वो अपने ही डेटा पे करती हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे उसके स्ट्रक्चर मिल गए हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम, डिटेल से और तफसील बताने के लिए। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा ज़हीर साहब, डॉक्टर ज़हीर अहमद साहब। आई थिंक अनअवेलेबल हैं। शाहिद साहब। अस्सलाम। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम सर, क्या थैंक यू हाल है? कलीग्स। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद अहमद है और मैं सीनियर एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट हूँ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूसी अटलांटा के साथ। तो जो आर की ट्रेनिंग हमने शुरू की थी, बल्कि मैंने काफ़ी कुलीग्स को फिर अपने कुलीग्स को भी कहा और उन्होंने भी शाम अभी भी वो है हमारे साथ, इस ग्रुप में भी है और बाद के ग्रुप में भी मैंने उनको रिकमेंड किया। रीज़न बिहाइंड दिस इज कि जो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है अतिकृष्णा साहब की, तो वो इंतहाई पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ चलते हैं। वो हमसे भी करवाते हैं और अगर कोई मसला हमें आ जाता है तो वो उधर ही रोक के, जब तक वो मसला हल नहीं हो पाता
तो तब तक वो आगे नहीं जाने देते। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो ट्रेनिंग है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल और बहुत ज़्यादा ही लेंथी ट्रेनिंग होगी। मुझे याद है कि 2017 में मुझे एक जॉब ऑफर होने वाली थी जो नहीं हो सकी। ओनली द रीज़न बिहाइंड दिस वाज कि मुझे आर नहीं आ रही। और फिर लास्ट ईयर मैं दोहा कतर भी चला गया था, तो वहां पर हमें आर की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन वो इतनी एडवांस थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। सारे बाउंसर थे मेरे सर के ऊपर से ही जा रहे थे। तो ठीक। ये एक स्टूडेंट्स लाइफ के में रिसर्च के पर्पस के लिए तो नो डाउट दिस इज वेरी मच यूजफुल, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत कारआमद होती है। लेकिन जो फिर हमें ये तर्स थी कि कोई हमें समझा दे। मुख्तलिफ हमने टेबलू विजुअलाइजेशन सीख ली, QGIS को भी हमने थोड़ा बहुत टच किया और उसको हम प्रैक्टिस भी करते रहे। तो हम उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे सही तौर से, जो मतलब जो विजुअलाइजेशंस थी जिस तरह होनी चाहिए तो हम उस तरह नहीं कर पा रहे थे। तो थैंक्स टू अतीक साहब, दुआ भी देंगे सर को, और आपको भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस तरह की सिचुएशन में आप स्टक हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। मैं आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस करता हूँ, जो पूरे प्रोग्राम से उसके आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन जो डाटा है उसको मैं देख रहा होता हूँ। तो कल मैं एक आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस कर रहा था एक डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पोलियो केस आए हुए हैं, तो वहां पर एक रूटीन इम्यूनाइजेशन का डाटा है। अगर सर आप मुझे इजाजत दें मैं जस्ट अपनी जी स्क्रीन सर, भी जी शेयर सर, कर दूं तो जी सर, शेयर कीजिए। मैंने उसकी एक वो की हुई है एनालिसिस। तो वो सारी की जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, 5-6 एंटीजन वो एक स्लाइड पे वो आ गई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर ट्रेनिंग जो मैंने ली थी। और इसका मुझे खासा अच्छा फायदा भी हुआ। तो ये चंद चीजें होती हैं कि जिसका हमें काफी हद तक फायदा हो जाता है। ये मैं आपके साथ वो एक शेयर करूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लर्निंग। मैंने वलीद भाई के साथ भी शेयर किया हुआ था सुबह, जो हमारे साथ इस ट्रेनिंग में भी मौजूद है। तो ये मुझे बहुत सुकून हुआ उसका। और कल मुझे ये वाली एनालिसिस ये देखे, अगर आप 4 से 5 इंटीजन्स हैं जिसको मैंने आर पे करवाया, और इसकी मैंने ग्रुप की कि मेरे पास 3 ग्रुप हैं कि जो यूनियन कौंसिल हमारे पास एक यूनिट होता है कम से लोएस्ट कवरेज रेड मैंने लेबल किए, ग्रीन को मैंने वो लेबल किए कि जिनकी कवरेजेस अच्छी हैं, और ब्लू के मैंने वो लेबल किए कि जिन्होंने माइक्रो प्लान गलत बनाया हुआ है, जिनकी कवरेजेस अच्छी नहीं है। और फिर उन यूसेज को मैंने नंबर भी दिया कि रेड में कितनी फाल करती है, ग्रीन में कितनी फाल करती है, और ब्लू में कितनी फाल करती है। तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो पिक्चर है, पिकेज के नाम से की एक्टिविटी हुई थी, वो मैंने एक ही स्लाइड्स में डाल दी। तो ये एक आर का मुझे फायदा था। तो इसके अलावा मुझे लास्ट इसी हफ्ते को मुझे कमिश्नर साहब ने एक और टास्क दिया मैपिंग का। तो मैंने वो भी कुछ ना कुछ सर ने बताया था और कुछ हमने सीख लिया, तो वो मैपिंग भी मैंने कर ली थी उस पे, जो स्पेटल एनालिसिस होती थी। मैपिंग तो अभी क्लास आपकी पेंडिंग है आई थिंक। हाँ, लेकिन वो फिर भी मैंने सीख ली थी क्योंकि मुझे जरूरत थी। जबरदस्त। वो वीडियो से देखी आपने? हाँ, मैंने एक वीडियो देखी थी वो बेच 50 वाली। ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त। तो लेकिन वो मैंने की थी, अभी उसमें है मुझे कुछ मसले, लेकिन अगेन मैंने अपना काम चला लिया था उसमें। चले इंशाल्लाह इस वीक आपका हम मैपिंग वाला काम करेंगे, क्योंकि ये वीक इंशाल्लाह, आपका लास्ट है। तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह थैंक यू, मैपिंग और दूसरी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का, थैंक यू। बैच 60 से, और स्पेशली जो लोग आज डेमो क्लास में थे। तो इंशाल्लाह कल हमारी जो है फर्स्ट क्लास होगी। और तो होप के अभी मेरे पास तकरीबन 23 पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मेरे कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। तो जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर होना चाह रहे हैं वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको जो है वो रजिस्टर कर देता हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया मैम। बैच 60 वाले पार्टिसिपेंट लीव करना चाह रहे हैं तो लीव कर सकते हैं।